तो आप एक जायंट टाइटन हैं जिसने अपने लॉकर के इंग्रेडिएंट से हमारे यूनिवर्स को बनाया है। साथ ही आपके पास एक खूबसूरत सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी है। चलिए बता दें, यह धरती से लगभग 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब इसमें थोड़ी ब्राइटनेस को डालते हैं, साइज को। अरे आपने भूल से कॉपी बटन दबा दिया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इस गैलेक्सी की अब 12 कॉपी हो गई हैं। खैर, अगर आप हाल की हबल टेलीस्कोप की इमेज को देखते हैं तो यह सिनेरियो असल में इतना नामुमकिन नहीं लगता है। यहाँ पर 4 असामान्य आर्क हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। यहाँ हर एक आर्क पर एक ब्राइट डॉट है। हर एक डॉट सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी की हूबहू कॉपी है। तो फिर हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, या तो किसी ने 12 मिलती जुलती गैलेक्सी तैयार की है, या ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वैज्ञानिक दूसरे ऑप्शन पर जोर दे रहे हैं। आइए रात में लालटेन की लाइट को देखते हैं। लाइट के आसपास के सर्कल को देखा आपने? इसे हेलो कहा जाता है। यह तब बनता है जब हवा में काफी सारे आइस क्रिस्टल्स या पानी की बूंदें होती हैं। ये क्रिस्टल्स लाइट बल्ब के किसी लेंस की तरह लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, और हम जो लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं उन्हें लाइट का एक ब्राइट सर्कल नजर आता है। वैसे हेलो सर्कल और सनबर्स्ट आर्क की फोटो थोड़ी बहुत एक जैसी दिखती है ना? वैसे ऐसा ही लगता है, लेकिन ठंडे और अंधेरे स्पेस में लेंस का काम किसने किया और लाइट के आकार में बदलाव कैसे आया? हम जानते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम को वॉर्प कर सकता है। आइए एक बड़ा नेट लेते हैं और मान लेते हैं कि यह एक स्पेस टाइम शीट है। अब हमारे सूर्य के बराबर कुछ हैवी इस पर डालते हैं। अब नोटिस करें कि नेट कितना झूल गया है। अब यहाँ पर एक डीप फनल बन गया है। इसके पास मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा इसके फनल में ही गिरेगा। इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। छोटे ऑब्जेक्ट जैसे हमारे प्लैनेट और एस्टेरॉइड्स सूर्य के फनल के आसपास चक्कर काटते हैं। अब नेट के सेंटर में कुछ सुपर मैसिव रखते हैं, जैसे एक ब्लैक होल। इससे नेट इतना झूल गया है कि हमें फनल का बॉटम भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई ऑब्जेक्ट और ना ही लाइट इस ग्रेविटेशनल ट्रैप से बच सकता है। वैसे अगर हम अपनी जानकारी वाले ब्लैक होल्स को देखें तो हम इसे एक्शन में देख सकते हैं। वे लाइट को स्पैगेटी की तरह खींचते हैं। इवेंट होराइजन पर इसके बचे कुचे हिस्से छोड़ देते हैं, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो जाएंगे। इसलिए ब्लैक होल लाइट को बेंड कर देता है, लेकिन इसे धरती तक पहुंचने नहीं देता क्योंकि ये काफी हैवी है। लेकिन अगर आप स्पेस टाइम नेट पर कुछ हल्का डालते हैं तो वह उसे मुश्किल से वॉर्प कर सकता है। हमें बीच में किसी चीज की जरूरत है, कुछ ऐसा जो कि लाइट को वॉर्प कर सके, न कि उसे अब्सॉर्ब कर ले। गैलेक्सी का क्लस्टर। चलिए प्रोसेस को शुरुआत से ट्रेस करते हैं। लीजिए, यहाँ पर है सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी। ये लाइट के फोटोन रिलीज कर रही है। ये बीम्स बेतहाशा स्पीड पर धरती की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। इस स्पीड से आप सूर्य से अपने घर तक 9.3 करोड़ मील का सफर सिर्फ 8 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके बाद ये बीम्स धरती के लगभग 4.6 अरब प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सी के क्लस्टर का सामना करती है। यह क्लस्टर एक लेंस जैसे एक्ट करता है। यह कर्व्ड ग्लास के बजाय अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। ये रेज अलग अलग डायरेक्शन से बंट जाती है और गैलेक्सी के क्लस्टर को सर्कल करती है और धरती की तरफ अपने मूवमेंट को जारी रखती है। नतीजतन देखने वालों को लाइट का आर्क दिखता है। हर एक में गैलेक्सी की एक लाइट कॉपी होती है। लेकिन इन 12 कॉपीज में से कौन सी असली गैलेक्सी है? सच कहे तो कोई भी नहीं, लेकिन उसी समय ये सभी कॉपीज एक रियल गैलेक्सी हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन इसी तरह से काम करती है। वैसे यहाँ पर एक कॉस्मिक हॉर्स शू भी है। यह चमकीला नीला आर्क कॉन्स्टेलेशन लियो में 2 गैलेक्सीज का एक सिस्टम है। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। इन 2 गैलेक्सीज से आने वाली लाइट एक और गैलेक्सी के लेंस से पास होती है, जो हमारी मिल्की वे से 100 गुना हैवी है। इसलिए ग्रेविटेशनल लेंस न केवल खूबसूरत है, बल्कि हमारे साइंटिस्ट के लिए भी काफी कारगर है। स्पेस में दूर काफी सारे फेंट और डल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। साथ ही इतनी दूरी से हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसेज ऑब्जर्वर तक उनकी लाइट पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर हम इन दूर वाले कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सनबर्स्ट आर्क उस टाइम की काफी पुरानी गैलेक्सी है, जब पूरा स्पेस डार्क था और कोई भी स्टार मौजूद नहीं था। ये रीआयोनाइजेशन का समय था,
बिग बैंग के 5.5 से 8 करोड़ वर्ष बाद। यह वो वक्त था जब पहले स्टार बनना शुरू हुए। उनकी लाइट ने यूनिवर्स को चार्ज करने में मदद की और उसके कुछ अरब साल बाद ये उस फॉर्म में आया जो आज हम देखते हैं। तो सनबर्स्ट आर्क जैसी गैलेक्सीज को स्टडी करने के बाद हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ और इसने आकार लिया। वैसे एक आर्क सर्कल केवल एक टाइप की लेंसिंग है, दूसरा टाइप आइंस्टाइन क्रॉस है। आइए कॉन्स्टेलेशन पेगासस को देखते हैं। इस डायरेक्शन में लगभग 8 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ब्राइट क्वासर है। यह गैलेक्सी का एक्टिव कोर है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल इसके सेंटर में है। यह अपने आसपास मौजूद स्टारडस्ट और मैटर को अब्सॉर्ब करता है और भी बड़ा और ब्राइट हो जाता है। एक क्वासर हमारी गैलेक्सी के सभी स्टार्स को मिलाकर निकलने वाली एनर्जी से 100 गुना ज्यादा एनर्जी निकालता है। यह पूरे यूनिवर्स का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। उनकी ब्राइटनेस +12.6 यूनिट्स है। यह बताना ठीक रहेगा कि अब तक जो सबसे ब्राइट देखा गया स्टार है उसकी ब्राइटनेस -1.46 है। साथ ही हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्वासर की ब्राइट लाइट बेंड होती है और एक आइंस्टाइन क्रॉस बनाती है। धरती से 40 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी तक लाइट की बीम पहुंचती है और वॉर्प होना शुरू होती है। हम ऑब्जर्वर के रूप में रिजल्ट देखते हैं, 4 ब्राइट पॉइंट्स और इसके सेंटर में गैलेक्सी का लेंस है। शायद भविष्य में ये क्वासर एक बड़ी गैलेक्सी बन जाएगा और हम इसके लेंस से इनके जन्म के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। वैसे हम स्पेस में ऐसे लगभग 100 लेंसेज के बारे में जानते हैं। धरती से काफी दूर कई अलग गैलेक्सीज हैं और लाइट को बेंड करने के लिए काफी हैवी हैं। कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। केवल 100 लेंसेज काफी कम लगते हैं। गैलेक्सी और स्टार्स के क्लस्टर की वजह से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट अवश्य काफी डिम होती है। अगर वे ब्राइट हैं तो हम केवल उनकी खुद की लाइट देखेंगे। वैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी लेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर स्पेस में कहीं दूर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है और वे हमारी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वे अपने टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं और हमारे पीछे से दूर की दुनिया से निकलने वाली कर्व लाइट को देख सकते हैं। रोचक यह है कि सूर्य जैसा एक छोटा ऑब्जेक्ट भी दूसरे स्टार से आने वाली लाइट को घुमा सकता है, लेकिन ये लाइट को काफी छोटे एंगल में बेंड करेगा, जिससे आप इस अंतर को मुश्किल से देख पाएंगे। वैसे कई बार आप धरती पर सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी की तरह कॉपी होते देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है। जमा देने वाले मौसम में होराइजन पर 3 सूर्य देखे जा सकते हैं। ये वही आइस क्रिस्टल्स हैं जो किसी स्ट्रीट लैम्प के आसपास हेलो बनाते हैं। वे सूर्य से आने वाली लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं कि असली सूर्य के दोनों तरफ सर्कुलर हेलो में 2 ब्राइट डॉट्स बन जाते हैं। ये डॉट्स इतने ब्राइट और बड़े होते हैं कि उनको देखकर एक रियल स्टार जैसा कंफ्यूजन हो सकता है। चांद की रोशनी के साथ भी ऐसा ही होता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को धरती तक रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बादलों में मौजूद क्रिस्टल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपको चंद्रमा के पास 2 नीले डॉट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब यह स्पेस में ग्रेविटेशनल लेंसेज तक पहुंचती है तो वह न केवल लाइट बल्कि टाइम के फ्लो को भी बेंड कर देती है। रूल सिंपल है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा और हैवी होगा उसके पास टाइम उतना ही स्लो फ्लो करेगा। इसलिए अगर आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलता है और आप इसके सेंटर तक पहुंच सकते हैं तो प्रैक्टिकली टाइम आपके लिए रुक जाएगा। एक ब्लैक होल के पास 1 मिनट धरती पर हफ्तों या फिर महीनों के बराबर होता है। लेकिन धरती भी काफी भारी है और यह भी टाइम फ्लो को स्लो कर देती है। इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से छुटकारा पाने के लिए आप धरती से उड़कर काफी दूर जा सकते हैं। अब आप धरती पर मौजूद सभी लोगों से थोड़ा तेज टाइम में मूव कर रहे हैं और यहाँ धरती पर एक इंसान है जिसने एक ऐसी यात्रा की है। यह एक एस्ट्रोनॉट है जो 803 दिन 9 घंटे और 39 मिनट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहा है और 41 घंटे आउटर स्पेस में भी। इस वक्त वह धरती पर रहने वाले लोगों से 0.02 सेकंड आगे के टाइम में मौजूद है। चलिए अपने स्पेस टाइम नेट पर वापस लौटते हैं। वहां पर पृथ्वी को रखते हैं। इसने नेट को थोड़ा सा वॉर्प कर लिया है, लेकिन ये फनल के सेंटर के टाइम फ्लो को कुछ इंच दूर हो रहे टाइम फ्लो से अलग करने के लिए काफी है। इस तरह से एस्ट्रोनॉट्स टाइम में आगे ट्रैवल करने में कामयाब हुए।